हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया गया प्रैक्टिस पेपर। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस, क्लास 10th, मैक्सिमम मार्क्स 80 और ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स। इंग्लिश मीडियम में हम इस कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हो। कंप्लीट जो प्रैक्टिस पेपर है हर एक सब्जेक्ट के, उसका लिंक आपको, प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से सारे पेपर आप अच्छे से सॉल्व करके उनको समझ सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो यहाँ से कि कितने क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं। टोटल 37 क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन ए दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ बैंक, यू हैव रिसीव्ड 4 एप्लीकेशन फॉर लोन डिसम्बर्समेंट एंड इट अदर फैक्ट्स आर रिमेन सिमिलर, whom you would provide loan first so that loan repayment happen on time। तो इसमें आपको दिया गया है मनोज, रमेश, सुरेश और विकास। तो इनकी जो है आपको कंडीशंस दी गई हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट किसके पास है, कोलेट्रल कौन है यानी गारंटर एक तरह से, और ओल्ड लोन जो है वो किसका है या नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहले लोन जिसको मिलना चाहिए उसमें आंसर रहेगा आपका मनोज, क्योंकि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी है, कोलेट्रल भी है और ओल्ड लोन भी नहीं है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है मनोज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, दो टू स्टेटमेंट आर गिवन, असर्शन रीजन बताना है। असर्शन दिया गया है अ क्राइसिस इन द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री में ऑल्सो इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो दूसरी कंट्री को इम्पैक्ट करती है बिकॉज। तो जब भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए आप किंतु, परंतु, बिकॉज ये सब लगा के देखिए, आंसर आपको मिलता है तो आपका आंसर राइट रहेगा, ए हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटरकनेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज। जो ग्लोबलाइजेशन है उससे सारे जो कंट्रीज है वे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, इनकी इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और इसके एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मिस्टर नंद किशोर वुड वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज विल ही इंजॉय। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो रेगुलर वेजेस भी मिलेगा उसको, अनपेड लीव्स भी मिलेंगी। ठीक है, अनपेड लीव्स नहीं होंगी, उसकी जो है पेड लीव्स होंगी। तो सेकंड नहीं होगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगी। तो इसमें हमारा आंसर ओनली 1 और 3 हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट जिसमें है कि जो टर्शरी सेक्टर है इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। जो टर्शरी सेक्टर है जिसमें सेवाएं होती है उसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जैसे बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट ऑप्शन। अ कंट्री हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अ बेटर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्दी एंड सेफ्टी इज नोन एज डेवलप्ड कंट्री। तो ऐसी कंट्री जिनमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है, लाइक जर्मनी है, यूएस है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टू स्टेटमेंट आर गिवन। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया इज लोअर देन दैट ऑफ मैन। तो बात ठीक है, लिटरेसी रेट वुमेन की इंडिया में लोअर है मैन के कंपैरेटिवली। एंड देयर इज जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है, जेंडर डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा कि स्टेटमेंट दोनों ठीक है लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेंट्रल लिस्ट जो है किस पे काम करती है, डिफेंस में काम करेगी, यानी ए का सेकंड हो गया। स्टेट लिस्ट जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में काम करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो दोनों ही किस पे काम कर सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो दोनों के अंडर रहेगा। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग जो वो किस में रहेगा, एग्जीक्यूटिव में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। लैंग्वेज पॉलिसी की अगर हम बात करें, हिंदी हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में। जर्मन हैज़ गिवन द स्टेट ऑफ को ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, जर्मन को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 20 लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 20 नहीं है, 22 लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं। तो हमारा केवल फर्स्ट ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। टी इज एन इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया। तो ये गलत है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क प्लेसेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड।
तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। ए विल बी द राइट आंसर। इन मिस्टर श्रीनिवास कंट्री शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन एज रोका। मिस्टर श्रीनिवास इज प्रोबेबली अ रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर आपका ब्राजील हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इन इंडिया? मानस टाइगर रिजर्व, पेरियार और कॉर्बेट, तो इस तीनों ही हो जाएंगे, तो डी आंसर रहेगा ऑल 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन द मोनाजाइट लैंड? तो मोनाजाइट लैंड में कौन सा मिनरल है? तो इसमें आ जाएगा थोरियम। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ सॉइल को। तो फर्स्ट है सॉइल, द सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन एरियाज। सॉइल टेक्सचर तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बता पाएंगे कि ये जो सॉइल है ये कौन सी सॉइल है? फॉरेस्ट सॉइल रहेगी। बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी डोंट डायरेक्टली इन्वॉल्व द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? तो इसमें आपका आंसर डी रहेगा, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्वेश्चन 17 है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट इज नोन एज? तो इसको बोलेंगे हम उटोपियन। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कब फॉर्म हुआ? ये हुआ जो है 1707। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको क्रोनोलॉजी इसकी बतानी है, इसमें जो है कब क्या हुआ था। तो इसमें हम देखेंगे, इसका हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर हमारा इसमें डी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? पब्लिकेशन ऑफ वीकली मैगजीन बंगाल गजट बाय जेम्स ऑगस्टस हिके। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ रामचरितमानस, तो फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड है पब्लिकेशन ऑफ संवाद कौमुदी बाय राजा राम मोहन राय, तो सेकंड, एंड देन लास्ट में आएगा पब्लिकेशन ऑफ पर्शियन न्यूज़पेपर जामे जहाँ, तो इसके बाद थर्ड आ जाएगा। तो डी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन। तो इसमें असर्शन जो दिया गया है, दैट इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ जापान, द डायमंड सूत्र वाज पब्लिश्ड इन 1868 एडी। ये बिल्कुल ठीक है। एंड जोहान गुटनबर्ग वाज अ फ्रेंच ट्रैवलर, तो ये फ्रेंच ट्रैवलर नहीं थे, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। देन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिव्यू द रोल ऑफ फूड मटेरियल इन द कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज जो है उसमें फूड मटेरियल का क्या रोल रहेगा, वो आपको उसको बारे में आपको लिखना है। यहाँ से आंसर करेंगे, फूड ऑफर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट, ट्रेडर एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एज ए रिजल्ट फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शेयर कॉमन ऑरिजन। ट्रेडर्स टुक द एग्जाम्पल दिया गया है, ट्रेडर्स टुक द नूडल्स विच ऑरिजिनेटेड इन चाइना टू द वेस्ट वेयर दे बिकम स्पैगेटी। ठीक है, जो नूडल्स हैं वो चाइना से वेस्ट की तरफ जाके, वेस्ट में जाके वो क्या बन गई? स्पैगेटी बन गई। तो ये रोल है फूड मटेरियल इन द कल्चरल एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या रहेगा? प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इसमें पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती है। एंश्योर चेक एंड बैलेंस अमंग गवर्नमेंट ऑर्गन्स। एंड ठीक है, नंबर 3 है, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। नंबर 4 है, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स थ्रू जुडिशियल रिव्यू। एंड 5th रहेगा, एनकरेजेस कॉपरेशन अमंग ब्रांचेस। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी में जो और दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर that brings governance closer to the people, reduce the central government workload, ensure regional and community representation। ठीक है, एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एट लोकल लेवल। यानी इसमें जो काम है वो नीचे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि वो नीचे बढ़ जाता है और गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं होता। प्रॉपर जो है एक बर्ड आई रहती है काम के ऊपर कि हुआ या नहीं हुआ। लोकल लेवल पे उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। एंड सपोर्ट इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, जो एक शक्ति है, पावर है, उसका बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई इज कम्युनलिज्म डेंजरस फॉर एनी कंट्री। कम्युनलिज्म किसी भी कंट्री के लिए डेंजरस क्यों है? तो कम्युनलिज्म इज डेंजरस बिकॉज इट डिवाइड सोसाइटी, incite violence and undermine social harmony. It hinders development, weakness democracy and promote discrimination against minorities. By fueling hatred and political exploitation, communalism disrupts the peace, threatens diversity and causes economic losses.
इट इज़ असेंशियल टू काउंटर इट टू एंश्योर यूनिटी, प्रोग्रेस एंड नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसीलिए जो कम्युनलिज्म है वो किसी भी कंट्री के लिए डेंजरस है। इसमें आपस में जो नफरत है वो पैदा होती है, लोगों के बीच में जो सद्भावना है, इंटीग्रिटी है, एकता है, वो सब टूट जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू मिनरल्स यूज्ड इन योर डेली लाइफ। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू मिनरल्स यूज्ड इन डेली लाइफ, आयरन, सॉल्ट, कॉपर, इनमें से कोई भी दो आप लिख दोगे, इसके अलावा और भी मिनरल्स आप लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होगा? सो आंसर रहेगा, इन अ स्पेसिफिक सेल्फ हेल्प ग्रुप देयर आर 15 to 20 मेंबर्स हु आर नेबर्स एंड मीट रेगुलरली टू सेव मनी। ठीक है, सेकंड आंसर रहेगा, द सेविंग पर पर्सन कैन रेंज फ्रॉम 25 to ₹100 और मोर। मेंबर्स कैन टेक अप स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप टू मीट देयर नीड्स। यानी इसमें जो मेंबर्स हैं 15 to 20 मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, रेगुलरली पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। छोटे छोटे लोन भी ले सकते हैं और जो इंटरेस्ट रहता है वो जो अगर बाहर से पैसा लेते हैं तो उसे कम इंटरेस्ट पर पैसा जो है वो ले सकते हैं। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट इट इज़ लेस देन द इंटरेस्ट चार्जेस बाय मनी लैंडर्स। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर मेड बाय द ग्रुप मेंबर्स देमसेल्व्स। ठीक है, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर रिपेइंग दीज लोन्स आल्सो लाइज विद द ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप के साथ ही उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोन को रिपे करने की वो रहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुआ था यूरोप में, उसमें वुमेन्स का क्या रोल था? यहाँ से आंसर करेंगे, रोल ऑफ वुमेन। सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट्स फॉर लिबर्टी एंड यूनिफिकेशन। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था लिबर्टी के लिए, यूनिफिकेशन के लिए। फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड रेज्ड अवेयरनेस। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, डेमोस्ट्रेशन एंड पेटिशन। प्रमोट नेशनल कल्चर थ्रू राइटिंग, एजुकेशन एंड आर्ट। ठीक है, तो नेशनल कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया था। एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म के हक में थी। एंड वुमेन राइट्स अलोंग साइड नेशनलिज्म। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नेंस सिस्टम, एनालाइज द स्टेटमेंट। यहाँ से आंसर करेंगे, डेमोक्रेसी जो है वो एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नेंस सिस्टम है, इसको एनालाइज करना है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप क्या दे सकते हो कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट कंसीडर द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही कम्युनिटीज़ के पर्सपेक्टिव, दोनों का ही ध्यान रखते हुए ये लॉज बनाती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे टेक मोर टाइम टू कंप्लीट प्रोसेस बट डिसीजन आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड एंड इफेक्टिव। ठीक है, जो डिसीजन बनाते हैं वो मोस्टली जो है क्या होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा, इन डेमोक्रेसी देयर इज क्लियर प्रोविजन दैट डिसीजन विल फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। एनी सिटीजन कैन वेरीफाई इफ रूल्स वर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज क्या रहेंगे क्रेडिट के? सो यहाँ से आंसर करेंगे, दैट इट प्रोवाइड रेगुलेटेड एंड रिलायबल लोन्स। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज जो है वो रेगुलेटेड और रिलायबल लोन्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। चार्ज रीजनेबल इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज के बजाय, इनफॉर्मल सोर्सेज कौन से? जो कि मनी लेंडर्स होते हैं, जो इस तरह का ब्याज पे जो पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं ना पैसा, उनको हम इनफॉर्मल सोर्सेज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि साहूकार वगैरह से पैसे ले लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं मनी लेंडर से, तो वो सारे क्या हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज हैं। या कोई चीज़ गिरवी रख के और ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा उठा लेते हैं। और फॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं? जो बैंक से लोन लिया जाता है, ऑथेंटिक जो सोर्सेज होते हैं, दैट आर द फॉर्मल सोर्सेज। सो थर्ड पॉइंट रहेगा, इट रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। तो इसमें जब फॉर्मल सोर्सेज से हम पैसा लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो मनी लेंडर्स का कोई रोल नहीं होता है और वो एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते हैं। It promote economic development through fair financial practices and it enable access to large scale funding for long term needs। ठीक है, तो ये आप जो है पॉइंट्स इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 29, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। और में दिया गया है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। सो प्रोडक्शन ऑफ राइस के लिए कौन सी कंडीशन रहेंगी? फॉर प्रोडक्शन, टेम्परेचर अबव 250 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड। ह्यूमिडिटी विद रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। प्रोडक्शन अकर इन नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टा रीजन्स। ठीक है,
नेक्स्ट दिया गया है जियोग्राफिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. सो इट रिक्वायर कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग मेच्योरिटी. नीड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 to 70 सेंटीमीटर. थर्ड रहेगा द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन आर सूटेबल. तो ये जो है इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. इसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोलिशन गवर्नमेंट. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी. कोलिशन गवर्नमेंट का रोल क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में. मिलीजुली सरकार जो होती है. और में दिया गया है एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंटली जो पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में वो किस किस तरह की चैलेंजेस फेस करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है. सो यहाँ से आंसर करेंगे. अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन मल्टीपल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर टू अचीव ए मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर. रोल क्या रहेगा इंडियन डेमोक्रेसी में. ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी में रोल होगा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन. तो इट एंश्योर इंक्लूजन ऑफ वेरीड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड रीजनल इंटरेस्ट. तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो एक सरकार में इन्वॉल्व हो जाती हैं अलग अलग पार्टीज के इन्वॉल्व होने से. एंड कंसेंसस गवर्नेंस प्रमोट इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग में कई तरह की आइडियोलॉजी होती है तो उसमें डिसीजन जो है वो गुड होता है. स्ट्रेंथन फेडरलिज्म एम्पावर रीजनल पार्टीज एंड एड्रेस लोकल इश्यूज. जो रीजनल पार्टीज होती है उनको भी जगह मिलती है और वहाँ के जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको वो अच्छे से सरकार के सामने यानी जो है आप कह सकते हो कि कॉमनली उनको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उन मुद्दों को फोकस में लाया जा सके. चेक ऑन पावर एंड लिमिट डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी यानी एक सिंगल पार्टी की डोमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है. क्लियर, क्योंकि उनको भी ये रहता है कि कहीं हमारी जो मेंबर्स हैं वो अगर टूट गए तो उनकी जो सरकार है वो गिर जाएगी. ये एक बेनिफिट रहता है. पॉलिसी इनोवेशन है एनकरेज कोलेबरेटिव सॉल्यूशन. तो मिलजुल के सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो ये भी एक फ़ायदा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है. नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट रहेगा इंस्टेबिलिटी रिस्क. द फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी. ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो कि जो मिलीजुली कोलिशन गवर्नमेंट होती है मिलीजुली सरकार उसमें क्या होता है कि वो अगर एक पार्टी जो मेजर पार्टी है वो दूसरी पार्टी की बात ना माने तो वो जो है अपने जो आप कह सकते हो कि बहुमत है वो वापस लेके और सरकार को गिराने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. तो फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है उनके बीच में आपस में और जिससे इंस्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट में. नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंटली. तो क्या क्या चैलेंजेस हैं. सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड नेपोटिज्म रहता है. ओपेक फाइनेंसेस अनरेगुलेटेड फंडिंग एंड करप्शन ज़्यादा रहता है अपने अपने आप को आगे लाने के लिए. क्रिमिनलाइजेशन रहता है. ठीक है, राइज इन कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड. आपने भी देखा होगा कि वो लोग भी चुनाव में आप कह सकते हो कि चुनाव लड़ते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है. तो ऐसे लोग जब गवर्नमेंट में होते हैं तो आप सोच सकते हो कि उसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सक है. और इंस्टेबिलिटी जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है अलायंसेस होता है तो इंस्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट में. एंड डिफेक्शन डिसरप्ट द गवर्नेंस. पोलराइजेशन रहता है. आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स क्रिएटिव डिविजन्स जैसे जो कास्टिज्म है रिलीजन है उसके बेस पे जो पॉलिटिक्स होती है उससे पब्लिक के बीच में आपस में यूनिफिकेशन नहीं होता है और दंगे वगैरह होने के चांसेस रहते हैं. इस तरह की चीज़ें होंगी. पॉपुलिज्म रहेगा. फोकस ऑन इलेक्शन ओवर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज. ठीक है, तो ये सारे इसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हो. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 31 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फोक टेल्स सॉन्ग्स पिक्चर्स एंड सिंबल्स इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ठीक है, और में दिया गया है एक्सप्लेन द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ वेरियस मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी. तो इनका क्या रोल था. फोक टेल्स यानी जो लघु कथाएं होती हैं कहानियां सुनाते हैं बच्चों को. सॉन्ग्स होते थे. पिक्चर्स दिखाई जाती थी. सिंबल्स बनते थे. तो उनका क्या रोल था एक इस चीज़ को लेकर कि इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर. सो नेशनल आइडेंटिटी कि अपने एक देश की जो पहचान होती है बेस्ट डिपिक्टेड इन इमेजेस में ज़्यादा दिखती है. यानी अगर एक चीज़ को जो है चित्रित करके दिखाया जाए तो वो ज़्यादा देर तक छवि हमारे दिमाग पर रहती है. तो इसीलिए जो बेस्ट आइडेंटिटी यूज़ की गई दैट इज़ द इमेजेस. हेल्पिंग पीपल इमेजिन द नेशन कि हमारा नेशन अगर आज़ाद हो जाए हमारा देश आज़ाद हो जाए तो कुछ इस तरह से हम इन ब्रिटिशर्स के जो ये हमारे ऊपर टॉर्चर करते हैं तो उनसे हमारे छुटकारा पाया जा सकता है. तो इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया उन्होंने इमेजिन करके और डायग्रामेटिकली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जिससे लोग अपने
इंडिपेंडेंट इंडिया को इमेजिन करने लगे। दिस बिगेन इन द 1870 व्हेन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कंपोज्ड वंदे मातरम टू प्रेज द मदरलैंड। अपनी मदरलैंड को जो है एक तरह से प्रेज करने के लिए जो वंदे मातरम गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इंस्पायरिंग बाय द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की इमेज तैयार की गई। ट्रांसफॉर्मिंग रेवरेंस फॉर द इमेज इनटू ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। तो वो क्या बन गई? वो एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गई, राष्ट्रीय भावना का सिंबल बन गई। नेक्स्ट देखिए, फोकलोर यानी जो कथाएं होती हैं, रिप्रेजेंट द ट्रू थॉट्स। ये ट्रू थॉट्स बताती हैं, यूनिकनेस लाती हैं पीपल में। एंड कलेक्टिंग फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड मिथ्स हेल्प टू फाइंड नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड इन द पास्ट। पास्ट में जो कुछ हमारे देश का गौरव रहा वो एक तरह से लघु कथाओं के माध्यम से सुनाया जाने लगा, जिससे लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो देश प्रेम की भावना होती है वो लोगों के अंदर हिलोरे मारने लगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एज द नेशनल मूवमेंट प्रोग्रेस nationalist leader become more aware of using symbols or to unite people and instill nationalism। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट जो है वो प्रोग्रेस करता गया, लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने लोगों के अंदर सिंबल्स के थ्रू लोगों को एकता के रूप में उनको मतलब जोड़ने का काम किया और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है वो डाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन। तो क्या किया गया? ट्राई कलर फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया गया जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। एंड गांधी ऑल्सो डिजाइन द स्वराज फ्लैग विद अ स्पिनिंग व्हील। बीच में क्या लगा दिया गया? व्हील लगा दिया गया, जो कि एक सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबी, यानी अपने देश में जो सामान बनता है उसका प्रयोग करना, अपने देश की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना, वो उसका प्रतीक था। क्या था? बीच में जो सेंटर में व्हील था। उसके बाद री इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री हेल्प ईओ का सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशनल पीपल। जो हमारी इंडिया की हिस्ट्री थी वो लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत की गई, ताकि लोग अपना इतिहास जाने कि ये भारत जो है ये कितना महान रहा है। और में दिया गया है, एक्सप्लेन द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द वेरियस मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जो भी मूवमेंट उन्होंने चलाए थे उनका एक सेंट्रल एलिमेंट क्या था? तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको इनको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनजस्ट रूल, जो भी अनजस्ट रूल थे, जो भी इनजस्टिस किया जाता था इंडियंस के साथ, उसके अगेंस्ट उनका सेंट्रल एलिमेंट था कि इस तरह का इनजस्टिस ना किया जाए। बिलीफ इन द पावर ऑफ ट्रूथ, उनको पावर ऑफ ट्रूथ में जो है विश्वास था, यानी वो अहिंसा के पुजारी इसीलिए कहे जाते हैं। फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करना। मेकिंग मूवमेंट पीपल सेंटर्ड, जो भी मूवमेंट उनका होता था वो पीपल सेंटर्ड होता था, यानी किसी पर्सनल चीज़ों के लिए उन्होंने कभी भी लेड नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथिंग इनर स्ट्रेंथ, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, सजेस्ट सम मेजर फॉर लैंड कंजर्वेशन। और में दिया गया है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेंशन सम मेजर्स फॉर लैंड कंजर्वेशन। लैंड कंजर्वेशन जो है उसके लिए क्या क्या मेजर्स रहेंगे? तो ए फॉरेस्टेशन है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पेस्चर्स, ठीक है, एंड कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव एम्बैकमेंट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर ओनली आफ्टर प्यूरिफिकेशन। तो इस तरह के आइडियाज़ से हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इनके बारे में आप लिख देंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द नीड ऑफ सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड को आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि हम अपने विकास के चक्कर में आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ ख़त्म कर दें, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इतना पॉल्यूशन कर लें कि जो है कुछ ज़्यादा दिनों तक जिंदा ही ना रह पाएँ। तो इस वो है, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट होगी वो होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट रहेगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नेचुरली, ठीक है। सेकेंड है अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिसोर्सेज रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन सोसाइटी, सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंसिडरेशन फॉर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। क्लियर। अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का नहीं करना है। एंड अनइक्वल जो रिसोर्सेज है नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली है, तो उसको हमें बहुत सोच समझ कर और अच्छे से यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है,
एनालाइज द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक इन इंडिया। रिजर्व बैंक के जो फंक्शन है उनको आपको बताना है। और में दिया गया है, साथ ही क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करेंगे। द रूरल सेक्टर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट, एक्सप्लेन एग्जामिन द स्टेटमेंट। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर जो है, रूरल सेक्टर, वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है क्रेडिट के लिए। ठीक है, तो इसको आपको एग्जामिन करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या फंक्शन है वो आपको बताने हैं। तो जो भी करेंसी है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, उसको इशू करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई जितने भी हमारे बैंक हैं, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, जितने भी बैंक हैं, उन सब का कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई के पास है। ठीक है, और आरबीआई जो है, जो भी करेंसीज हैं, जो भी लोन वगैरह पे जो कितना इंटरेस्ट रहेगा वो सब बढ़ाना है, वो सारा काम किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो इशूइंग करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, एक्टिंग एज द बैंकर टू द अदर बैंकर। क्लियर? तो एक बैंकर का काम करता है दूसरे बैंक के ऊपर, यानी उनका लेखा जोखा सारा जो है रिजर्व बैंक देखता है। डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, सारे पैसे का जो फॉर्मल सोर्सेज है उन सबको ओवरसीइंग करता है। नेक्स्ट देखिए, और दिया गया है इसमें, द रूरल सेक्टर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। जो रूरल सेक्टर है वो अभी भी इंडिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इसको एग्जामिन करना है। तो देखिए, रूरल में कौन रहते हैं? लगभग जो गांव के लोग हैं वो अभी भी बैंकों वगैरह से लोन लेने की बजाय आपस में जो दूसरे लोग हैं जहां से उनको अवेलेबल इजीली हो जाता है वहां से लोन वगैरह ले लेते हैं, पैसे उठा लेते हैं। आज भी देखने को ये मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मेन सा कि लैक ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक तो फॉर्मल सोर्स जो है उनकी कमी है क्रेडिट की उनको मिलने में। दूसरा क्या है कि जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, यानी बैंक के अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं, वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं उनको ऑफ लोन्स थ्रू द इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, इलिटरेसी है, यानी वो जो कागजी कार्रवाई है, जैसे बैंक से अगर लोन लेना है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि लोग जो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इतनी फॉर्मेलिटी से वो वैसे ही डर जाते हैं। तो उनको लगता है कि इससे अच्छा हम थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा दे लेंगे, लेकिन हम यहाँ से लोन उठा लेते हैं। लैक ऑफ कोलेट्रल फॉर लोन्स अमंग पीपल, और बीच में उनका कोई गारंटर नहीं होता है, यानी अगर हम लोन लेते हैं तो कोई गारंटर होता है कि हाँ भाई ये पे कर भी देंगे या नहीं कर देंगे, तो उनको इस तरह के कोई गारंटर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से बैंक लोन पास नहीं करते हैं। एक्सटेंसिव पेपर वर्क रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, जिसकी वजह से भी ये मामला जो है कुछ जो है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल करके लिख सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन ही दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कंप्लीट पैराग्राफ हो, और उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की होता है जिसमें किंग होता है और जो भी डिसीजन होते हैं वही फाइनल होते हैं, कोई किसी तरह का डेमोक्रेटिक सिनेरियो नहीं होता है, तो उसको हम एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। So what is the meaning of absolute monarchy? Absolute monarchy is a system of governance where the king or queen hold unlimited powers. In this system, the ruler is not accountable to any constitution, law or representative of the people and make all decision independently. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में रहेगा, विच क्लास यूज द पॉलिश लैंग्वेज। तो जो नोबल क्लास थी इन गैलिशिया रीजन यूज द पॉलिश लैंग्वेज, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर रहेगा आपका कॉमन लैंग्वेज। द यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज यूनाइट्स पीपल एंड कल्चरल सिमिलरिटी, शेयर ट्रेडिशन, कस्टम एंड फेस्टिव प्रमोट कलेक्टिव यूनिटी। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, पैसेज को रीड करना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी वन कंट्री वेयर टू पार्टी सिस्टम इज अलाउड और यू कैन से फॉलोड। ठीक है, तो टू पार्टी सिस्टम क्या है? जिसके अंदर केवल दो ही पार्टी होती हैं, तो उसका एग्जांपल रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये टू पार्टी सिस्टम है, यानी यहाँ पर केवल दो ही पार्टीज इलेक्शन आपस में जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसको टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा यूएस में इलेक्शंस हुए थे, केवल टू ही पार्टीज थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? जिसमें बहुत सारे जो आपस में पार्टीज होती हैं वो मल्टी पार्टी है। इफ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, ठीक है, ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है,
अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम वुड बी बेटर फॉर इंडिया एंड वाई। तो ये सबका अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, किसी को 2 पार्टी सिस्टम अच्छा लग सकता है, किसी को मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा लग सकता है, ठीक है। उसके अपने पॉजिटिव भी हैं, उसके अपने नेगेटिव भी हैं, दोनों ही फेस हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लिखोगे कि आप क्या चाहते हो कि इंडिया में कैसा सिस्टम हो, मल्टी पार्टी हो या 2 पार्टी हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें आपको कुछ डेटा दिया गया है। डेटा के बेस पे से हरियाणा, केरला एंड बिहार का डेटा दिया गया है। पर कैपिटा इनकम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, लिटरेसी रेट है और नेट अटेंडेंस रेशियो है। सो विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम किस में है, बिहार में है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर बिहार हो जाएगा। सेकेंड है विच स्टेट इज लाइक्ली टू हैव द बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो देखिए हेल्थ फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट तो दी नहीं है, हम देखेंगे इन्फेंट मॉर्टेलिटी। जहाँ पर बच्चों की मृत्यु दर कम है वहाँ पर हेल्थ की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे केवल 7 है। तो ये सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, केरला हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा आपका केरला, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। Literacy rate refer to the percentage of individuals aged 7 years or above in a country, state or region who are capable of reading, writing and performing basic calculations। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट कहेंगे। 7 साल से ऊपर एक कंट्री में, स्टेट में, रीजन में कितने लोग हैं जो रीडिंग, राइटिंग और बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उससे हम लिटरेसी रेट जो है वो निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए सेक्शन एफ जो है वो दिया गया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 2 प्लेस होंगे, ए एंड बी। तो मैप के ऊपर आपको उनको मार्क करना है। ए क्या है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो ये क्या रहेगा, कोलकाता रहेगा। एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैस्केयर अकर्ड, तो जलियांवाला बाग हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आपको मैप पर दिखाने हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट है, पाराद्वीप पोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड छत्रपति शिवाजी महाराजा एयरपोर्ट, ये आपको दिखाने हैं, ठीक है, लोकेट करने हैं। एंड ये विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। क्लियर, तो आइए देखते हैं इसके आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता, और ये क्या हो जाएगा, बी पार्ट यहाँ पे जो है अमृतसर हो जाएगा। तो बच्चे आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका अमृतसर, यहाँ पे ये कलकत्ता हो जाएगा, ए कलकत्ता और बी अमृतसर। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद पारादीप पोर्ट जो है ये यहाँ हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आप मैप जो है वर्क है उसको कर सकते हो। क्लियर, जो भी इसमें दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। सो ये थी कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे ही प्री बोर्ड के जो पेपर हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे पेपर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।